हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक महत्वपूर्ण सेशन। आज की क्लास में हम सामाजिक विषय क्लास 10th के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि 2022, 23 और 24 इन सभी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो नेपोलियन कोड में सम्मिलित नहीं था? जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार। जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार को नेपोलियन कोड में सम्मिलित नहीं किया गया था, यह सही जवाब है। बाकी सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ा गया था, लेकिन इसको जोड़ा नहीं गया था। तो हमारा जवाब होगा जन्म से प्राप्त विशेष अधिकारों को नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, या फिर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689 में, 1789 में, 1779 में, 1889 में। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई थी 1789 में, और ये 1789 से 1799 तक लगातार चली थी। और ये भी याद रखें कि फ्रांस की क्रांति 4 चरण में पूरी हुई थी। तो यहाँ पर सही जवाब है 1789 से 1799 तक ये क्रांति चली थी। इसमें कुल 4 चरण थे। अठारह में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? इमैनुएल द्वितीय, जियोसेपे मेत्सिनी, विलियम प्रथम, जियोसेपे गैरिबाल्डी। 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब है इमैनुएल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित किया गया था। बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक है, जिसकी सीमा फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और जर्मनी से जुड़ी हुई है, और यह यूरोप में स्थित है। तो हमें बताना है कहाँ स्थित है, तो यूरोप में स्थित है। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, या फिर उद्योगों की संख्या में वृद्धि। 1929 में अमेरिका और जापान में बहुत बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां को खोला गया था, जिससे उत्पादन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन बाज़ार में खरीदार उतने ज़्यादा नहीं थे। तो इस कारण से उद्योगों की संख्या में वृद्धि होने के कारण आर्थिक महामंदी को झेलना पड़ा। तो सही जवाब है उद्योगों की संख्या में वृद्धि। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक खेल, एक बीमारी। रिंडरपेस्ट एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी थी, जो तब से जानी जाती है जब से मनुष्यों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया है। यह बीमारी मुख्य रूप से मवेशियों, भैंसों, याक और अन्य कई पालतू जानवरों को प्रभावित करती है। रिंडरपेस्ट को हम लोग मवेशी प्लेग या स्टेपी मुरेन भी कहते हैं। तो रिंडरपेस्ट एक संक्रामक बीमारी थी। निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है? मुद्रा, विदेशी कार्य, कृषि, व्यापार। तो इस समय कृषि राज्य सूची का विषय है, तो हमारा सही जवाब होगा कृषि। व्यापार समवर्ती सूची में है, और मुद्रा तथा विदेशी कार्य संघ सूची में है। निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर श्रीलंका में। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर संघीय शासन नहीं है, बल्कि वहां पर एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार सर्वोच्च होती है, और प्रशासनिक विभागों को मिलने वाले अधिकार सरकार पर निर्भर करते हैं। श्रीलंका और श्रीलंका के साथ साथ चीन भी याद रखेंगे। चीन में भी संघात्मक सरकार नहीं है, बल्कि इन दोनों में एकात्मक सरकार है। एकात्मक। तो सही जवाब है श्रीलंका।
निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन। ये पहली तीनों विशेषताएं लोकतंत्र से संबंधित हैं, लेकिन चौथी विशेषता लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि शासन बहुसंख्यकों के पास ही हो। तो ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है और हमारा सही जवाब भी होगा यही। बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, कठोर संविधान। शक्तियों का केंद्रीकरण ये संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। संघात्मक शासन में शक्तियों को दो भागों में बांट दिया जाता है। कुछ शक्तियां संघ के पास होती हैं और कुछ शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। तो इस प्रकार से शक्तियों का केंद्रीकरण ना होके संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन हो जाता है। तो ये सही जवाब है, शक्तियों का केंद्रीकरण संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी, और कपास की खेती मुख्यतः महाराष्ट्र और उसके आसपास के राज्यों में की जाती है। तो साथ ही साथ राज्यों के नाम भी याद रखेंगे। कर्तन एवं दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड। कर्तन एवं दहन कृषि के अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर कुछ वर्ष के लिए फसल को उगाता है और फिर उसे छोड़कर दूसरी ज़मीन को ढूंढ लेते हैं और वहां पर कृषि प्रारंभ कर देते हैं। और इस प्रणाली को मुख्यतः असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कहाँ हो सकता है, तो मिजोरम सही ऑप्शन होगा हमारा। मिजोरम के साथ असम, मेघालय, नागालैंड इस नामों को भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। परंपरागत स्रोत हम ऐसे स्रोत को कहते हैं जिन्हें एक बार यदि पूर्ण रूप से इस्तेमाल करके समाप्त कर दिया जाए तो फिर दोबारा हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और परंपरागत स्रोत को अनवीकरण ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। अनवीकरण अर्थात एक बार ये समाप्त हो गए तो फिर इन्हें प्राप्त करना संभव नहीं होगा। अब कोयला एक ऐसा ही संसाधन है जो यदि एक बार समाप्त हो जाए तो इसे हम दोबारा उपयोग नहीं ला सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? निम्न में से किसे हम आधारभूत खनिज कहते हैं? अभ्रक, मैंगनीज, लौह अयस्क, तांबा। इनमें से लौह अयस्क को हम आधारभूत खनिज कहते हैं क्योंकि लौह अयस्क से जो हमें लोहे की प्राप्ति होती है उसका उपयोग हम लोग रेल, पुल, जलयान, अस्त्र शस्त्र, कृषि यंत्र ऐसे अनेकों यंत्र बनाने में करते हैं, इसलिए इसे आधारभूत खनिज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कागज, लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट। किस उद्योग में बॉक्साइट अयस्क का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग में किया जाएगा क्योंकि बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। इसका सूत्र है Al2O3, इससे हमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत, ब्राजील, फ्रांस, बांग्लादेश। भारत विकसित देश नहीं है। भारत विकासशील देश है, अर्थात जो विकसित होने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। और इसी तरीके से ब्राज़ील भी विकासशील देश है और बांग्लादेश भी, लेकिन फ्रांस एक विकसित देश है। तो सही जवाब होगा फ्रांस।
किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, इनमें से सभी। किसी देश के विकास को निर्धारित करने के ये सभी आधार हैं। शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, इन सभी से हम किसी देश के विकास स्तर को मापते हैं। तो यहाँ से जो सही जवाब होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, उपज की उचित कीमत, इनमें से सभी। ये सभी ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लक्ष्य हैं। वर्तमान में सबको नियमित कार्य प्राप्त हो, मजदूरी बेहतर मिले, उपज की अच्छी कीमत मिले। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी ग्रामीण क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक। कृषि एवं इसके सहायक जो क्षेत्रक हैं, इनमें उत्पादन की प्रक्रिया होती है, उत्पादन, और उत्पादन को हम सम्मिलित करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये आएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र में ऐसे उद्योग आते हैं जिनसे प्राथमिक क्षेत्र में उत्पन्न किए गए पदार्थों से सामानों को बनाया जाता है, और तृतीयक क्षेत्रों में हम सेवा आदि को विक्रय करने का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? 1976, 1996, 1986, 1966। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 24 दिसंबर 1986 में पारित किया गया था। संसद के दोनों सदनों ने और राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी थी। तो हमारा सही जवाब होगा 24 दिसंबर 1986। डेट भी याद रखेंगे, 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ।